जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर से ए टू जेड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में कितने पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स का नाम, फंक्शन क्या होता है। आप देखते होंगे ना, ट्रांसफार्मर के ऐसे ऊपर ना एक छोटा सा टैंक बनाता है जिसे हम लोग एक्सपेंसिव टैंक बोलते हैं। ये बड़ा सा ऐसा छड़ी लगा होता है, इसे एक्सप्लोसिव वेंट के नाम से जानते हैं। बूस और टर्मिनल क्या होते हैं, इन बूस और आउट बूस क्या होते हैं। साइड में देखिएगा ना, तो इधर एक्सपेंसिव टैंक के इधर किनारे एक इधर संरचना बना हुआ है जिसे हम लोग ब्रीदर कहते हैं। आखिर इस ब्रीदर का काम क्या है, ये कूलिंग और रेडिएटर क्या होते हैं, आखिर इसमें मेन टैंक क्या होता है, मेन टैंक के अंदर कौन सा ऑयल भरते हैं, और कोर और रेडिएटर क्या होते हैं, इसमें वाइंडिंग किस तार की जाती है, सिंगल वाइंडिंग या डबल वाइंडिंग करना अच्छा होता है। साथ ही इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, मैनुअल ट्रांसफार्मर क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग इतने ट्रांसफार्मर से पॉइंट्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसी सारे पॉइंट्स में आपके पूरे ट्रांसफार्मर का ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इसी में रहेगा। इसमें हम लोग समझेंगे कोर वाइंडिंग, ये बूसिंग टर्मिनल, ब्रीदर, टैंक ऑयल, बुकोल्स रिले, टैप चेंजर जिसे हम लोग रोटरी भी कहते हैं, कूलिंग ट्यूब या रेडिएटर। तथा एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्रांसफार्मर लॉसेज से क्या समझते हैं, जिसमें दो को बहुत फेमस है, कॉपर लॉस जिसे हम लोग ताम्र हानि कहते हैं, और आयरन लॉस यानी जिसे हम लोग ना लोहा हानि कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, आपको इतना बेहतरीन तरीका से सारा चीज़ बता देंगे ना 3D एनिमेशन के साथ। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको तलाक से इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो इसको सिंपल से हम लोग डिफिनीशन बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक तरह से ऐसा विद्युत उपकरण है जो एक परिपथ से दूसरे यानी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जो है ना विद्युत ऊर्जा का बिना लॉस किए हुए जो है वो ट्रांसफर कर देता है। इसका नाम ही है क्या है, ट्रांसफार्मर। यानी एक कॉइल से एक सर्किट से ऊर्जा का जो है ना विद्युत ऊर्जा का बिना लॉस किए दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर देना, उसी को बोला जाता है ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर के पूरे पार्ट्स के नाम के बारे में समझ लेते हैं कि कौन सा पार्ट्स का नाम क्या है। देखिए ये आपको पूरा खाली टंकी दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं मेन टैंक। ट्रांसफार्मर में जो सबसे बड़ा जो एरिया कवर किया होता है ना, वो मेन टैंक के द्वारा ही होता है। अब जब इसका नाम ही मेन टैंक है तो समझिए इसमें काम भी होगा। इसके अंदर हम लोग ना दो चीज़ों को रखते हैं, एक कोर और वाइंडिंग इस पर करके इसको पूरा कस के इसी में रख देते हैं, और इसी के अंदर ना हम एक ऑयल डालते हैं जिसका नाम है नेफ्था ऑयल। अब ये नेफ्था ऑयल इसमें क्यों भरते हैं, तेल क्यों ही डाला जाता है, आप वीडियो को देखते रहिए समझिएगा। दूसरा इसमें संरचना होता है, देखिए इसे वाला बोलते हैं ना वाइंडिंग, और इसे बोलते हैं कोर। जिसमें हम पेन चला रहे हैं ना रेड वाला, ये क्या है, कोर है। कोर को जनरली हम लोग ना नरम लोहे से बनाते हैं और इसमें ऐसे ना बर्निश का लेप चढ़ाया जाता है, अभी आगे बता रहे हैं। ये हो गया हम लोग कोर वाला हिस्सा। ये होता है ना वाइंडिंग, कॉपर का वाइंडिंग अच्छा होता है, लेकिन उससे अच्छा जो होता है ना वो सिलिकॉन स्टील का वायर लगाना अच्छा होता है, क्योंकि ये जो है ना ईडी करंट को कम कर देता है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इस टैंक को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन टैंक। देखिए इसमें ट्रांसफार्मर में जो है ना दो तरह के टैंक होते हैं, एक मेन टैंक जिसे बोलते हैं, इसमें सारा मेन काम होता है, और एक छोटा सा इसके ऊपर होता है जिसे एक्सपेंशन टैंक या इसी को कंजर्वेटिव टैंक से नाम से जानते हैं। इसके साइड में ऐसे देखिए ना, ऐसे संरचना इसे लटका हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रीदर। ब्रीदर मतलब कि ट्रांसफार्मर का सांस लेने वाला। इसी से ट्रांसफार्मर में जो है ना हवाएं अंदर टैंक में जाती है। इस ब्रीदर को हम यहाँ पे देखिए जूम किए हुए हैं। जनरली जो है ना इसका ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू, क्योंकि इसके अंदर जो है ना सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं जो ब्लू होता है, डीप ब्लू रंग में होता है। इस ब्रीदर के बाद से आप देखिए इधर पूरा ही हम लोग का मेन ट्रांसफार्मर है। ये पूरा इसका ये जो दिख रहा है जाली जाली, इसे हम बोलते हैं रेडिएटर या कूलिंग ट्यूब। इधर मेन टैंक है, ये बूसिंग इन और आउट बूस यही होता है। इसी में करंट को हम लोग इन भी कराते हैं और इसे जो है ना लो वोल्टेज को हम लोग आउट भी करा लेते हैं। ये वाला साइड को हम लोग बोलते हैं ना एक्सप्लोसिव वेंट, ये जो है ना विस्फोट करता है। ये एक्सपेंशन टैंक हो गया, ये हो गया ब्रीदर, ये मेन टैंक, इधर से बूसिंग। ये अंदर एक सिस्टम लगा होता है जिसे बोलते हैं टैप चेंजर, इसी को रोटरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं ना ट्रांसफार्मर में अलार्म बजता है। ट्रांसफार्मर के अंदर भी क्या होता है, अलार्म सिस्टम होता है जो एक मशीन के द्वारा कंट्रोलिंग होता है, जिसे हम लोग बुकोल्स रिले के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ना पारा स्विच का प्रयोग करते हैं, मर्क्यूरी स्विच का। आप देखते रहिए, सारा चीज़ समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग कोर के बारे में समझते हैं कि कोर बनता कैसे है। देखिए इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं कोर, जो जनरली नरम लोहे का बना होता है, यानी सॉफ्ट आयरन का। देखिए सॉफ्ट आयरन इसका नाम है, अभी मत समझिए कि लोहा जो है ना कमजोर होता है, ऐसा नहीं है। ये सॉफ्ट आयरन ये इसका नाम है। देखिए सॉफ्ट आयरन जो है ना, इसमें कोर को हम लोग बनाते हैं ना तो कई इसमें लेयर करके बनाया जाता है। जैसे आप जो है ना बचपन वगैरह में किसी ट्रांसफार्मर खोले होंगे तो आप देखेंगे उसमें ABCD का अक्षर होता है, इसमें E और जो है ना I होता है। इसमें ऐसे दो अक्षर देखे होंगे, E और I शेप का, इसे लोग बोलते हैं लेमिनेशन।
ये लेमिनेशन पूरा जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं कोर, और ये जो है ना नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयरन का बना होता है। सॉफ्ट आयरन जो है ना, इसमें निकेल, क्रोमियम, इसमें कई चीज़ें मिश्रण होता है। सॉफ्ट आयरन मतलब इसको मत समझिएगा कि जो है ना कमजोर लोहा है, ऐसा नहीं है। इस लेमिनेशन का प्रयोग करके हम लोग ना दो लेमिनेशन को ऐसे रख करके और बीच में एक ना हम बर्निश का लेप चढ़ाते हैं जो विद्युत का कुचालक होता है। इसमें हम लोग लेप चढ़ा कैसे ना लेयर बाय लेयर करके इस पूरा हम लोग कोर को रेडी कर लेते हैं। अब आप कहिएगा कि इसको लेयर बाय लेयर करके करने की जरूरत क्या है, एक ही बार हम लोग क्यों नहीं पूरा एक लोहे का एक पीस ले लेते हैं। देखिए नहीं ले सकते हैं, रीज़न ये है क्योंकि अगर हम इसमें पूरा एक लोहे का पीस लेंगे ना, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि इसमें लोहा हानि यानी कोर लॉस होगा, और कोर लॉस के साथ साथ इसमें कुछ खाली जगह बचेगा जिसमें एक ना ईडी करंट बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं भंवर धारा। अब ये भंवर धारा क्या है, आपको इस वीडियो के अंत में ट्रांसफार्मर लॉस में बता देंगे कि भंवर धारा क्या है। इसी भंवर धारा को कम करने के लिए हम लोग ना मेन टैंक के अंदर ना ऑयल डालते हैं ताकि जगह जो है ना पूरा कवर हो जाए, खाली न रहे। आप कोर के बारे में अच्छे से समझ लिए। अब इस कोर के ऊपर हम लोग ना वायर का वाइंडिंग करते हैं जिसमें कॉपर वायर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब ये वाइंडिंग जो होता है ना वो दो तरह से होता है। एक प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें प्राइमरी कॉइल भी इसको बोलते हैं, यानी एनपी से इससे हम लोग ना सूचित करते हैं एनपी से। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितना ऐसे ना वाइंडिंग किए हैं, लपेटे हैं, उसी को एन से इंडिकेट करते हैं। और पी फॉर जो होता है ना वो प्राइमरी यानी फर्स्ट कॉइल को दिखाता है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल है और इसे हम लोग सेकेंडरी कॉइल के नाम से जानते हैं। इसे इंडिकेट करते हैं एन एस। एन मतलब कि लपेटों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, और एस जो होता है ना वो सेकेंडरी कॉइल को दिखाता है। तो ये प्राइमरी कॉइल हो गया और ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। इसी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में हम लोग ना लपेटों की संख्या को घटा बढ़ा करके, मतलब कि तारों को ऐसे लपेट, किसी में कम लपेट देंगे, किसी में ज़्यादा लपेट देंगे। तो इसमें कम या ज़्यादा लपेट करके हम लोग ना ट्रांसफार्मर का दो टाइप बना लेते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हालांकि एक बीच में भी होता है जिसको बोलते हैं मैनुअल ट्रांसफार्मर, तो वो बहुत कम यूज होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादा होते हैं स्टेप और स्टेप डाउन वाला। जब हम लोग ना इस कोर के अंदर हम लोग इसमें नंबर ऑफ ये पी और ये नंबर ऑफ एस, मतलब कि प्राइमरी लपेटों की संख्या और ये जो है ना सेकेंडरी लपेटों की संख्या, इसमें हम लोग ना सेकेंडरी का जो है ना नंबर ज़्यादा लपेट देंगे और प्राइमरी को कम लपेटेंगे, तो इसमें हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता ये है कि उधर से आएगा वोल्टेज होगा इन बहुत कम और आउट होगा ज़्यादा। अब इसमें समझिए कि इन आउट कैसे होता है, आपको बताएंगे। कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसके थ्रू जो है ना एक कॉइल से जो है ना दूसरे कॉइल में जो है ना करंट चली जाती है। देखिए आप सोचते होंगे ना कि जो कोर के ऊपर हम लोग ऐसे वायर लपेटे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि इसमें से शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं हो जाता है। क्योंकि देखिए नरम लोहा होता है, वो विद्युत क्या है, सुचालक यानी कंडक्टर है। उसी के ऊपर हम लोग ऐसे तार लपेटे हैं। बताइए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए, एक ही में दोनों सट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए ये जो वायर हम लोग वाइंडिंग करते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे लेप होता है यानी इंसुलेटर होता है, जिसके वजह से एक तार दूसरे तार भले दिखता है कि रखा हुआ है, बट उसके बीच में क्या है, एक इंसुलेटर है, जिसके वजह से जो है ना एक तार दूसरे तार के संपर्क में डायरेक्ट नहीं आती है और शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तथा देखिए ध्यान से, ये जो प्राइमरी कॉइल जो होता है ना, इससे डायरेक्ट करंट जो है ना सेकेंडरी कॉइल में नहीं जाती है। प्राइमरी कॉइल देखिए इधर किनारे हैं और सेकेंडरी कॉइल इधर से किनारे है। तो आप कहिएगा कि प्राइमरी से सेकेंडरी में करंट ज़्यादा कैसे है। जो हम लोग का ट्रांसफार्मर होता है ना, उसका सिद्धांत क्या है, अन्योन्य प्रेरक सिद्धांत, यानी उसी सिद्धांत पर जो है ट्रांसफार्मर काम करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफार्मर जो है ना किस सिद्धांत पर काम करता है, आप ध्यान से बोल दीजिएगा अन्योन्य प्रेरक सिद्धांत। अब ये अन्योन्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, देखिए एक साइंटिस्ट है ना फैराडे, उन्होंने एक नियम दिया था। आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि अन्योन्य सिद्धांत क्या होता है। देखिए अगर हम किसी ऐसे दो कॉइल ले लेंगे, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे दो कॉइल लिए और इधर से एक कॉइल ऐसे लिए हैं, इधर से इसमें करंट को हम लोग ना आइस में जो है ना फ्लो करा रही है, सेल हो गया। और एक इसी पे हम लोग ना एक नज़दीक एक और कॉइल ले लेंगे ऐसे, और ऐसे इसमें भी हम लोग ना, इसमें मान लीजिए करंट नहीं दे रहे हैं, इधर करंट दिए है ना, तो ये वाला जो है ना इसके नज़दीक आएगा ना, तो इस पर जो है ना, चूँकि देखिए ध्यान से, जब भी किसी कॉइल में हम लोग करंट देते हैं तो उसमें एक तरह से ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना उत्पन्न होती है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। ये जो है ना ऐसे सीधे जाके से काटते हुए ऐसे सीधे, तो हम लोग करंट दे रहे हैं प्राथमिक कॉइल में और जा रहा है किसमें, सेकेंडरी में चला जा रहा है। तो इसी सिद्धांत पे क्या होता है कि हम लोग देते हैं प्राइमरी कॉइल में करंट और चला जाता है किसमें, सेकेंडरी में चला जाता है किसके थ्रू, तो ये अन्योन्य प्रेरक सिद्धांत के थ्रू। इसीलिए जो है ना प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है, ये अन्योन्य प्रेरक सिद्धांत के थ्रू ये काम करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ठीक इसी का आप उल्टा कर दीजिए, यानी इसमें हम लोग नंबर ऑफ पी को बड़ा कर देंगे और नंबर ऑफ एस को घटा देंगे। मतलब कि इधर लपेटेंगे ज़्यादा यानी प्राइमरी में और सेकेंडरी में लपेटेंगे कॉइल्स को कम। इससे घाटा ये होगा, मतलब कि फ़ायदा ये होगा
कि करंट आएगा ज़्यादा और देंगे इधर से हम लोग कम, यानी आउट होगा कम। अब ऐसा क्यों क्या आता है? देखिए, जितने भी हम लोग के गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन मतलब ये हुआ कि उधर से वोल्टेज आता है क्या, 11,000 वोल्टेज आता है ट्रांसफार्मर पे, और 11,000 से मान लीजिए ट्रांसफार्मर जो है ना आउट कर देगा तो घर में जाकर घर में भड़का देगा पूरा अच्छे से। इसीलिए जो है ना ज़रूरी ये है कि उधर से करंट जो दूर से चल के आ रहा है ना, तो वो ज़्यादा वोल्टेज में आएगा, क्योंकि कम आएगा तो बीच और रास्ते में रह जाएगा। तो इसके लिए चाहिए क्या कि वहाँ पे एक ऐसे ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है जो उस 11,000 वोल्टेज को कम करके और इधर से रिड्यूस करके ना कम वोल्टेज को भेजे, यानी 450 के आसपास भेज जाता है, 440 होता है। तो इसीलिए जो है ना वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक गाना नहीं निकला हुआ है कि लगा 440 वोल्ट छूने से तेरे, सबसे अच्छा रहेगा कि उसी को लेकर ट्रांसफार्मर के साथ रख देंगे ना, 440 वोल्ट छुएंगे, इधर तार में कस देगा इधर से और ले आके इधर से लाइट फैन चलाएगा, 440 वोल्ट लगेगा। कोर के ऊपर हम लोग ना कॉपर वायर को वाइंडिंग करके और उसे अच्छे से उठा करके हम लोग रख देते हैं मेन टैंक के अंदर। अब ये मेन टैंक के अंदर जब कोर को रखते हैं तो पूरा एरिया तो कवर होता नहीं है, कुछ एरिया खाली जगह बच जाता है। अब ये खाली जगह हमको छोड़ना नहीं है। अगर हम मेन टैंक में यानी ट्रांसफार्मर के अंदर खाली जगह छोड़ेंगे तो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होता है, ईडी करंट यानी भंवर धारा। भंवर धारा जो होता है ना, वो एक तरह से मेन करंट से जो है ना उत्पन्न हुआ होता है। आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि जब इसमें हम लोग मेन करंट देते हैं ना, उधर से इन कराते हैं, उसी से जो है ना खाली जगह को पा करके और एक तरह से ना करंट उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग भंवर धारा या ईडी करंट के नाम से जानते हैं। अब समझिए ध्यान से, भंवर धारा जो है ना वो मेन उत्पन्न किससे होता है, मेन करंट से। और ये करता क्या है, जिससे उत्पन्न हुआ ना उसी का अपोज करना शुरू, मतलब उसी को जो है ना काटना शुरू करता है, लॉस करना शुरू कर देता है। मतलब तो हाल ये हो गया कि जिसने आपको जन्म दिया आप उसी से जो है ना सवाल करना शुरू कर देंगे कि तू मेरे लिए किया क्या है, यानी उसी का जो है ना विरोध में खड़े हो गए, ये हाल होता है। और भंवर धारा जितना ज़्यादा मतलब कि उत्पन्न होगा उतना ही क्या होगा, ज़्यादा करंट का लॉस करेगा। इसीलिए हम इस भंवर धारा से बचने के लिए इस मेन टैंक के अंदर खाली जगह को पूरा करने के लिए, यानी खाली जगह छोड़ना नहीं है। और खाली जगह भरें कैसे, कोई ऑयल थोड़ा डाल देंगे, पता चला उतना वोल्टेज आएगा ना 11,000 वोल्टेज, पानी या चाहे सरसों को तेल गर्म कर देगा। इसमें एक स्पेशल ऑयल आता है जिसे बोलते हैं नेफ्था ऑयल। ये नेफ्था ऑयल एक प्रकार का पैराफिन ऑयल होता है और इस ऑयल को हम लोग ना इस मेन टैंक में डाल देते हैं ताकि जो है ना इसमें खाली जगह जो है ना भर जाए और इससे जो है ना ईडी करंट की समस्या खत्म हो गया। अब देखते होंगे ना कि इस मेन टैंक के ऊपर जैसे ना एक्सपेंशन टैंक के ऊपर यहाँ पे आसपास एक ना टैंक लगा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन टैंक यानी कंजर्वेटिव टैंक। देखिए होता क्या है, चूँकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है, चूँकि लोड उससे बहुत ज़्यादा है, आउट भी ज़्यादा हो रहा है और इन भी करंट ज़्यादा हो रहा है। तो स्वाभाविक से बात है कि इसके अंदर जो तेल होगा ना एकदम खोलेगा, गर्म होगा, और गर्म होगा, आपको पता है कोई भी चीज़ गर्म होता है तो वो उसका वॉल्यूम जो है ना बढ़ता है और ऐसे ऊपर उठता है। जैसे देखिएगा ना, आप दूध गर्म करते होंगे ना, तो दूध जैसे गर्म होता है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ता है ना, ढक्कनों को उठाना शुरू कर देता है। तो दो रास्ते हैं, या तो आप जो है ना उसको ज़्यादा एरिया दे दीजिए ताकि वो जो है ना ऐसे फैल जाए, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो, और नहीं तो ऐसे ना ढक्कन हटा के ऐसे फूकिए, कितना अच्छा फूकेगा कैसे करके, तो फूक सकते हैं या उसको अच्छा जगह दे सकते हैं फैलने के लिए। लेकिन ट्रांसफार्मर तो आप एरिया छोड़े नहीं है, क्योंकि सारे एरिया को जो है ना ऐसे पूरा अच्छे से ना वेल्डिंग मार के कस दिए हैं, तो कहाँ से फैलेगा, ऐसे ब्लास्ट कर जाएगा ट्रांसफार्मर है। तो इससे बचने के लिए जो है ना एक ऊपर छोटा सा हम लोग टैंक लगाते हैं जिसका नाम है एक्सपेंशन टैंक या कंजर्वेटिव टैंक। अभी एक्सपेंशन टैंक होता क्या है, देखिए जब भी जो है ना इस मेन टैंक के अंदर का जो ऑयल जो है गर्म होता है लोड की वजह से, तो ये सीधा गर्म होकर के ना ऊपर उठता है। आपको ये पता है कोई चीज़ गर्म होता है तो हल्की होती है, हल्की हो गई तो ऊपर उठेगी। जब ये ऊपर उठता है ना, तो इधर से एक मेन पाइप होता है ना, ऐसे पाइप जो इधर से ऊपर उठता है। हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर ना एक्सपेंशन टैंक रखते हैं, यानी ये वाला छोटा टैंक, ये समझिए एक तरह से इमरजेंसी जगह है, यानी खाली जगह को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसको हम लोग ना आधा ऑयल से भर देते हैं। आधा ऑयल से क्यों भरते हैं, अभी आप समझ लीजिए, मेन कंसेप्ट अभी आपको बता देते हैं। आधा ऑयल से भरेंगे और जब इधर से जो ना मेन इधर से ट्रांसफार्मर का ऑयल जो गर्म होगा ऊपर जाएगा, तो जो ऊपर जो है ना आधा एरिया तो खाली है और आधा एरिया में जो अच्छे से फैल के मतलब कि कवर कर लेगा, इससे जो है ना ट्रांसफार्मर भड़केगा नहीं। अब आप कहिएगा कि इसको हम लोग पूरा कहीं नहीं खाली छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रांसफार्मर जो है ना 5 साल 10 साल से मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो इसमें स्वाभाविक से बात है कि ऑयल बार बार गर्म होगा और ऐसे गर्म होकर के बार बार जो है इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है ना कम हो जाता है, यानी उसका लेयर जो है ना थोड़ा कम हो जाता है। तो जब इसका मेन टैंक के अंदर जो है ना लेयर कम होगा तो फिर खाली जगह होगा, और फिर खाली जगह तो हमको छोड़ना नहीं है, तो ईडी करंट तो दौड़ के चला आएगा तुरंत। इससे क्या होता है कि खाली जगह इसमें ऑयल का लेवल बना रहे, इसके लिए इसको हम आधा भर देते हैं ऑयल से, ताकि जो है ना जब इस मेन टैंक के अंदर तेल कम हो, यानी
4-5-6 साल के बाद से कम ही हो जाएगा, नहीं मेंटेनेंस होगा तो उसमें जो है ना ये काम करता है इमरजेंसी ऑयल के रूप में। इसी एक्सपेंशन टैंक के ऊपर ना एक नॉब लगा होता है, ऐसे देखिए ना इस पर नॉब लगा हुआ है, वो ढक्कन होता है, उसको खोल करके उसमें ऑयल भरते हैं ना, तो ऑयल सीधा कहाँ पे आता है, मेन टैंक के अंदर। यानी मेन टैंक के अंदर ऑयल भरने के लिए हम लोग एक्सपेंशन टैंक का ही प्रयोग करते हैं। और जब इसको मान लीजिए ऑयल को खाली करना होता है ना, तो नीचे का यहाँ पे ना वाल्व लगा होता है, यहाँ से नट खोलिए और सारा तेल जो है ना बाहर फेंक देगा। अब देखिएगा ना एक्सपेंशन टैंक के ऊपर जो है ना एक साइड में एक लगा हुआ है, यहाँ पे इसको रेड से दिखाए हुए हैं, तो एक संरचना है जिसका नाम है ब्रीदर। अब ये ब्रीदर क्या है, ब्रीदर एक तरह से ऐसा संरचना है जो एक्सपेंशन टैंक के ऊपर जो है लगा होता है। देखिए यहाँ पे ये एक्सपेंशन टैंक है और ये छोटा दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जूम किए हैं ब्रीदर, इसी को जूम किए हैं यहाँ पे। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसके अंदर हवा का भी प्रवेश करना, मतलब हवा अंदर जाना भी जरूरी होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो उसको ठंडा करने के लिए हवा तो अंदर जब करेगा, तो हवा का जाना भी जरूरी होता है। अब दिक्कत ये है कि ठंडी के दिन में क्या होगा कि हवाओं के अंदर क्या होता है, नमी होता है, यानी मॉइस्ट होता है। अब अगर पता चला कि हवा ऐसे चल गया नमी अंदर जाके मेन इस कंजर्वेटिव टैंक के ऊपर, और इधर चला जाएगा कहाँ पे, मेन टैंक में। हवा में नमी है, पानी है, पता चला कि चला गया कहाँ पे, मेन टैंक के अंदर जो है ना ऑयल में पानी मिल गया, और फिर पानी मिल गया तो फिर से दिक्कत हो जाएगा कि उसमें जो है ना कई तरह के ट्रांसफार्मर लॉसेज उत्पन्न हो जाएगा, यानी दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि कोई ऐसा हम लोग ऊपर लगा दे इस ट्रांसफार्मर के अंदर, उधर से हवा आए और हवा कैसे सोख ले उसका नमी है, इधर से फेंक दे गर्म हवा, उधर से ठंडी हवाएं सोख ले, यानी उसका नमी को एब्जर्व कर ले, और गर्म हवा को उधर से मेन टैंक यानी कंजर्वेटिव टैंक को होते हुए मेन टैंक में भेज दे। अब ऐसा होगा किससे, इसीलिए लगाया जाता है ब्रीदर, यानी सांस देने वाला। ये जो ब्रीदर होता है ना, देखिए यही ब्रीदर है। इस ब्रीदर के अंदर हम लोग ना एक जेल भरते हैं जिसका नाम है सिलिका जेल। देखिए ये यहाँ पे जूम किए हैं, ये पूरा क्या है, सिलिका दिख रहा है ना यहाँ पे रोड़ा ऐसे, सिलिका जेल का पैकेट है। आप देखिएगा ना मोबाइल वगैरह खरीदते होंगे ना या लैपटॉप वगैरह, उसके अंदर वो ना एक छोटा सा ऐसे पैकेट डाल देता है, ऐसे टिकिया वाइट ऐसे ही होता है पैकेट, इसके अंदर हम लोग सिलिका जेल का ऐसे ना रोड़ा भर देते हैं, छोटा छोटा पीस। कोई को तो इसको समझता है ना ट्रांसफार्मर का ये पार्ट्स है, कोई दिन इसको ना सालों भर इसको बचा के सुरक्षित रखता है। देखिए पार्ट्स नहीं है, होता ये है ना कि जब भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर किया जाता है यानी उसको बनाया जाता है, चाहे मोबाइल है, मान लीजिए मोबाइल को हम ठंडी के समय में जो है ना पैकिंग किए, तो कुछ हवाएं जो है ना उस पैकेट के अंदर जो है ना मतलब कि घिर जाती है। अब ठंडी में पैक किए हैं तो हवाओं के अंदर क्या है, मॉइस्चर है यानी पानी है, तो मान लीजिए कि ऐसे पैक कर दिया, उसको हम लोग सप्लाई कर दिए मार्केट में बेचने के लिए। अब ज़रा सोचिए कि अगर वो मोबाइल जो है ना 6 महीना या साल भर नहीं बिका, तो उसके अंदर तो वो ठंडी हवाएं जो है ना स्टोर हो गई, और जब ठंडी हवा स्टोर होगी तो वो घुस जाएगी कहाँ पे, मोबाइल के पार्ट्स पर बजाय घुस के उसमें जंग लगा देगा। हाँ जंग लगाएगा तो मोबाइल बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, सामान खराब हो जाएगा, कोई मतलब खरीदेगा नहीं। इससे बचने के लिए क्या होता है, कंपनी वाले कैसे ना छोटे से टिकिया डाल देते हैं, कोई को उसमें जहर समझता है कि जहर है, जहर नहीं है ये, ऐसे क्या है मॉइस्चर को मतलब कि एयर को ड्राई करने वाला क्या है, सिलिका जेल है, इसी को डाल दिया जाता है ताकि जो है ना सिलिका जेल करता क्या है, उस पैकेट में ऐसे आराम से सुतल रहेगा, और जो हवा टक्कर मारेगा हाँ आओ चूस के उसको फेंक देगा, जाओ घूमते रहो। फिर यहाँ से ठंडी हवा टक्कर मारेगा, उसको नमी को चूस के फिर फेंक देगा। नमी चूसते चूसते बेचारा ही डीप ब्लू होता है, हो जाता है व्हाइट, यानी इसका कलर चेंज हो जाता है। देखिए ना यहाँ पे डीप ब्लू है पूरा, इसमें 1 kg जो है ना सिलिका जेल भरा गया है। जब इसका रंग जो है ना डीप ब्लू से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तब इसको फिर से ना धूप में सुखा देते हैं, इसमें लिखा भी है, इसको सुखा दीजिए अच्छे से, तब तक सुखाइए जब तक क्या है इसका रंग हो जाए फिर से डीप ब्लू ना हो जाए। अब जरा सोचिए, ये तो मान लीजिए कि मॉइस्चर हवा को मतलब कि कवर कर लिया, मतलब वो अंदर नहीं जाने दिया, ड्राई एयर को भेज दिया। लेकिन होता क्या है कि अगर गर्मी के दिन में हवा में धूल कण हो जाते हैं, अब धूल कण से कैसे बचेंगे, ये तो खाली नमी से बचाएगा, तो धूल कण से कैसे बचेंगे। इस धूल कण से बचने के लिए देखिए कितना इंजीनियर सब दिमाग लगाए हैं। धूल कण से बचने के लिए ना इस ब्रीदर के नीचे ना देखिए ना यहाँ पे टोपी दे दिया है, कटोरा इतना बड़ा बॉल कटोरा, इस कटोरा में कहा है ना कि यहाँ पे फिल ऑयल करा कि ऊपर यानी लाइन के ऊपर तक तेल को भरिए। इसमें क्या करते हैं ना, तेल भर देते हैं, तेल। हाँ तेल से जैसे हवाएं गुजरेगी सारा जो है ना उनका धूल कर तेल और रोक लेगा। तो देखिए ये जो है ना धूल कर को रोक लिया, और इसे जो है ना भेज दिया ऊपर हवा को, और वो हवा में नमी तो अभी हिले ही है क्योंकि ये धूल कर को रोका है। आई जो है ना पूरा नमी को सोख लेगा और अच्छे से हवा भेज देगा, गर्म हवाएं जाओ कहाँ पे, ब्रीदर के उसमें मेन टैंक के अंदर। इसके साथ साथ जब ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो जाता है, तो ये तो काम करेगा नहीं, कितना हवा अंदर भेजेगा, नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोग करते क्या है ना, साइड में रेडिएटर लगाते हैं यानी कूलिंग ट्यूब। आप अक्सर देखेंगे ना ऐसे ट्रांसफार्मर के अंदर जो देखिए ना यहाँ पे
ये जाली जैसे संरचना दिख रहे हैं ना, ये क्या है, रेडिएटर या कूलिंग ट्यूब इसको बोलते हैं। कितना अच्छा होता है, कोई इसमें तेलवा को गर्म होता है जाकर उसमें फूकता मार देता करंट, बस आदमी फूका जाता है। तो हमेशा तो आदमी कोई फूक नहीं सकता है, पंखा तो लगा नहीं सकते हैं, उससे अच्छा क्या है कि आप इसको यहाँ पे जो है ना ऐसे ना कुछ ट्यूब्स लगा दीजिए। देखिए रेडिएटर होता क्या है, तो पतली पतली से ट्यूब होती है, मतलब नली होती है। इस नली में आप देखिए यहाँ पे हम जूम किए हैं, ये वाला साइड वाला क्या है, रेडिएटर है, इसे बोलते हैं कूलिंग ट्यूब। इसमें होता ये है, जब भी जो है ना इस मेन टैंक के अंदर जो तेल डाला गया है वो गर्म होता है, लोड की वजह से पूरा भयानक गर्म होता है, तो गर्म की वजह से जो है ना वो ऊपर उठता है गर्म होकर के, और जो है ना इसमें नली लगी होती है ना, इसमें इस पतली नली के अंदर ट्यूब्स के अंदर जो है ना ऐसे वो गर्म जो ऑयल है ना उधर जाते रहता है। तो यानी ये पूरा जो है ट्यूब ऐसे पतली ऐसे सारा जो है ना तेल से भर जाता है। इधर भी ज़्यादा लगा होता है, देखिए ना इसमें 3-3 ग्रुप इधर लगा है, 3-3 उधर लगा है, मतलब कूलिंग टिप्स ज़्यादा है। अब इसमें सारा तेल जो है ना कूलिंग टिप्स जो है ना उसमें जा जाके गर्म होगा, ऊपर जाके भर जाएगा। ये जो होता है ना कूलिंग टिप्स यानी रेडिएटर, ये क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर से बाहर सटे रहते हैं, जैसे बहरिया। अब होता है आपने देखिएगा ना गाँव वगैरह में से कूलिंग टिप्स साइडों में से ना जाली से फार्मा रहता है, वही कूलिंग टिप्स या रेडिएटर है, बाहर ऐसे लगा होता है। अभी बाहर में जो है ना ऐसे हवाएं जो है ना अच्छी से आ रही है, आओ जाओ, जब इधर से हवाएं एंट्री मारेगी ना तो इसमें जो है गर्म ऑयल है और इसको जो है ठंडा करके निकल गई, इधर भी हवा एंट्री मारेगी, ठंडा करके निकल गई। और फिर से क्या है, ऊपर से ऑयल इसमें आया हुआ है और नीचे हम लोग फिर दे देते हैं कनेक्शन, इधर से पाइप लगा होता है, वो फिर चला जाता है मेन टैंक में, इधर से भी मेन टैंक में। यानी ऊपर से उठा गर्म होकर के इधर से आया, पाइप के थ्रू इधर आया, हवा के थ्रू इधर से गर्म ठंडा हो गया, और ठंडा के बाद से फिर से नीचे के थ्रू जो है ना ये चला गया किसमें, मेन टैंक के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि ये काम नहीं करता, इतना लोड होता है ना ट्रांसफार्मर पर गर्मी के दिन वगैरह में कि ये सब काम नहीं करता है, इसके लिए हमको कुछ और लगाना होता है। तो कितना अच्छा होता है कि इसमें हम लोग ना एक कैसा स्विच अगर लगा देते ना जो ये बता देता हम लोग को कि हाँ ट्रांसफार्मर जो है ना मैक्सिमम लोड पे एकदम गर्म हो गया है, इसको जल्दी से बंद कर दीजिए। तो कोई इसमें बताएगा तो नहीं, यहाँ पे कोई हम पर्दार भी नहीं रख सकते हैं। इसके लिए काम करता है बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले एक ऐसा मशीन होता है जिसे हम लोग लगाते कहाँ पे हैं, तो एक्सपेंशन टैंक यानी ये टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा होता है बुकोल्ज रिले। आप देखिए ना इधर से इमेज में, ये एक्सपेंशन टैंक है और ये रेडिएटर है और इसमें मेन टैंक है, इसी में अंदर जो है यहाँ पे लगा हुआ है बुकोल्ज रिले। आपसे क्वेश्चन कहेगा ना कि बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में लगा कहाँ होता है, तो एक्सपेंशन टैंक ऊपर वाला छोटका टंकिया में और नीचे का मेन टैंक के बीच में लगा होता है। बुकोल्ज रिले एक तरह से ऐसा मतलब यंत्र होता है, मशीन, ये जो है ना देखिए यही फिगर क्या है, बुकोल्ज रिले है। ये जो एक तरह से ना ट्रांसफार्मर के अंदर ना अलार्म का काम करता है, मतलब कि यही हाला करने लगता है कि हाँ ट्रांसफार्मर जो है ना खूब ज़्यादा गर्म हो गया है, हीट हो गया है। हाँ अभी करता क्या है ना, इसके अंदर होता है ना एक तरह से ना मर्क्यूरी स्विच होता है, यानी पारा स्विच ऐसे लगा होता है। और जब भी ऐसे नीचे ना पारा स्विच लगा होता है, स्विच हो गया और नीचे पारा भर देते हैं। जब भी जो है ना इधर से मेन टैंक गर्म होगा ना तो हीट मिलेगा, पारा का अंदर होता क्या है नेचर कि हीट मिलेगा, ऊपर उठेगा, और जैसे उठेगा ना पारा इस मेन स्विचों को ऐसे ना कट कर देगा, सारा सप्लाई बंद हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर पे फिर लोड जो है ना खत्म हो गया। तीसरा लोग बोलते हैं क्या, बुकोल्ज रिले। ये ट्रांसफार्मर के अंदर ना ऑटो कट का काम करता है। जब भी ट्रांसफार्मर पर खूब हाई लोड होगा, इसको जो है ना पूरा ऐसे स्विच गिरा देगा धाए से पारा स्विच, और ये जो है ना पूरा ट्रांसफार्मर में लोड जो है ना बंद हो जाता है, ताकि जो है ना एक ट्रांसफार्मर ब्लास्ट न करे। ना तो जरा सोचिए कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना कहीं कहीं मार्केटों के ना बीच मार्केटों में लगा होता है, किनारा रोडवा किनारा, वहाँ अगर ब्लास्ट कर गया तो कितने लोग को जो है जान ले लेगा। कभी कभी क्या होता है, ये बेचारा बुकोल्ज रिले जिसको हम लोग दिए थे कि तुम ही बताओ कि ट्रांसफार्मर गर्म हुआ कि ठंडा, यही बेचारा खराब हो जाता है। अब उस समय क्या होगा, तो उसी समय काम आता है हम लोग का एक्सप्लोसिव वेंट। अब ये एक्सप्लोसिव वेंट क्या होता है इसे समझते हैं। एक्सप्लोसिव वेंट जो होता है ना एक तरह से छड़ी होता है, आप देखेंगे ना इधर ट्रांसफार्मर के अंदर से ना छड़ी लगा होता है, इसे ना बोलते हैं ना एक्सप्लोसिव वेंट। अब ये एक्सप्लोसिव जो वेंट होता है ना, नाम ही इसका है एक्सप्लोसिव, यानी विस्फोट करने वाला। मान के चलते हैं कि ट्रांसफार्मर में ऑयल जो है ना इतना गर्म हो गया विशाल कि ये कूलिंग रेडिएटर यानी ट्यूब्स भी उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, बुकोल्ज रिले भी जो अलार्म था वो भी काम नहीं कर रहा है। तो वहीं पे काम करता है ये एक्सप्लोसिव वेंट, जो आदमी के जान को बचाता है, यानी ट्रांसफार्मर को भड़कने से बचाता है। देखिए ट्रांसफार्मर भड़केगा कैसे, क्योंकि ऑयल गर्म हुआ है। अब सबसे अच्छा ही रहेगा ना कि ऑयलों को ना कोई ऐसा जगह हो कि निकाल दे बहरिया, उसी को ना ऑयल रहेगा ना ट्रांसफार्मर भड़केगा, बच जाएगा आदमी जान। फिर से ऑयल भर देंगे बाद में, वो तो अलग गया, ईडी करंट के बाद छोड़िए वो। तो ये क्या करता है, देखिए इसको हम यहाँ पे जूम किया है ना, इस एक्सप्लोसिव वेंट का जो मुहुआ होता है ना, देखिए यहाँ से यही मुहुआ उसका है, इधर से जूम किया है। इसका जो दिख रहा है ना ब्लैक वाला डार्क वाला, इसका वाला हम लोग ना एक वीक मेटल से बनाते हैं, यानी कमजोर धातु से। जब होता क्या है ना कि इसको अंदर ऑयल खूब ज़्यादा भर जाता है ना, मतलब गर्म हो जाता है, तो ये ऑयल जो है ना ऐसे पाइप से उठ करके इधर से जाता है इसके मुँह पर,
इसके मुँह पर लगाए हैं क्या, कमजोर धातु। बेचारा ऑयलो इतना गर्म होता है ना, एकदम मार धकिया देता है, बस उसका धातु का जो इधर है इसका टूट जाता है, वॉल्व खुल जाता है और इससे जो है सारा तेल जो है ना बाहर फेंक देता है। इससे जो है ना ट्रांसफार्मर भड़कने से बच जाता है। देखिए यहाँ पे इसका यही जो है ना ये मेटल है, यही ब्लास्ट कर जाता है, मतलब ये टूट जाता है। देखिए आजकल तो ट्रांसफार्मर जो है ना उसमें छोटा सा एक नली देता है, इतना बड़ा धोदर थोड़े देगा, इतना बड़ा डंटी ऐसे छोटा देता है। अब देखिए इधर अपने गांव का ट्रांसफार्मर खींच के लाए हैं। देखिए कुछ ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हीट से बचने के लिए हम लोग तो जैसे मान लीजिए कि उसमें लगा दिए हैं एक्सपेंशन टैंक, मेन टैंक या बुकोल्स रिले जो अलार्म का काम करता है, ऑटो कट कर देता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ जो बड़े साइज के जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जो अस्थायी होते हैं, उन लोगों में हम लोग ना कूलिंग करने के लिए ना स्पेशल फ़ैन जोड़ देते हैं और इस फैन की जो सप्लाई है ना इसी ट्रांसफार्मर से दे दी जाती है। जैसे ये सब अक्सर जो होता है ना जहाँ पे पावर स्टेशन वगैरह होते हैं, बड़े साइज़ के जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उन लोगों में ये फ़ैन दी जाती है। लेकिन जो है ना अक्सर जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जो या सड़क के किनारे लगे होते हैं या जो अगर आपके आसपास जो गाँव वगैरह में लगा होगा ना, उसमें फ़ैन नहीं रहता है क्योंकि वो छोटे साइज़ के हैं, ज़्यादा लोड वगैरह भी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ट्रांसफार्मर में हम लोग ना एक स्पेशल चीज़ लगाते हैं जिसका नाम है ना टैप रोटरी, जिससे हम लोग ना रोटरी के नाम से भी जानते हैं, टैप चेंजर। ये टैप चेंजर करता क्या है, देखिए ये जो टैप चेंजर होता है ना इसका नाम ही है टैप चेंजर। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं रोटरी। रोटरी मतलब कि ये घुमाने वाला है, रोटरी जो होता है ना ये घुमाने वाला। कभी कभी क्या होता है कि जब इनपुट जो है ना वो ज़्यादा लोड ना होकर के आउटपुट का लोड बढ़ जाता है किसी ट्रांसफार्मर से, तो जब आउटपुट का लोड बढ़ता है तो उस समय कोई ना कोई ऐसा ट्रांसफार्मर में सिस्टम चाहिए जो आउटपुट के लोड को थोड़ा सा क्या करे, मैनेज कर दे। तो उसी में काम आता है ये टैप चेंजर, जैसे हम लोग रोटरी के नाम से भी जानते हैं। ये करता क्या है, जब किसी ट्रांसफार्मर में जो है ना आउटपुट का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस समय जो है ना आउटपुट वाला जो है भार बहुत बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि इनपुट कम आ रहा है और आउटपुट का लोड बढ़ गया, उस समय इसमें सिस्टम होते हैं ना, ये जो है ना उसका जो सॉकेट वगैरह इसमें ना चेंज करके ये टैप चेंजर और उसका जो है ना मेंटेन कर देता है उसके वोल्टेज को, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेज को वह मेंटेन कर देता है। इसे हम बोलते हैं टैप चेंजर, इसे रोटरी के नाम से भी जाना जाता है। एक तरह समझिए ना ऑटो कट है ट्रांसफार्मर में, जिसमें वोल्टेज वगैरह को इनपुट और आउटपुट को दोनों को मैनेज किया जाता है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर में लॉसेज के बारे में समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या हानियाँ होती है। देखिए ट्रांसफार्मर में जो है ना मुख्य हानियाँ जो है ना जिसे हम लोग ट्रांसफार्मर लॉसेज कहते हैं, लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें आयरन या कोर लॉसेज, जैसे मेन समझिए आयरन या कोर लॉसेज, कॉमिक या इसको कॉपर लॉस भी बोलते हैं, एस्ट्रे लॉस, एक होता है डाई इलेक्ट्रिक लॉस। अब आयरन या कोर लॉस में जो है ना दो तरह के लॉसेज होती है, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा होता है ईडी करंट। देखिए हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है कि जब जो है ना हम लोग कोर में जब करंट को देते हैं, तो ओस्टेड नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जब भी किसी जो है ना कोर या नरम लोहा में जो है ना, चूँकि कोर जो है ना नरम लोहा का ही बना होता है, तो नरम लोहा में जब करंट देते हैं ना तो उसके आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको ओस्टेड नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो चूँकि हम लोग का जो कोर है ना वो जनरली नरम लोहा का ही बना होता है। अब जब इसमें हम लोग करंट देते हैं, चूँकि देखिए आपको बता चुके हैं कि जो कॉइल है ना इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में कोई जो है ना टच नहीं रहता है, मतलब कि प्राइमरी कॉइल से करंट को सेकेंडरी मारने के लिए कोई स्पेशल तार या सर्किट नहीं लगे होते हैं। वो आता किससे है आपको बता दिया है ना, मैग्नेटिक जो म्यूचुअल इंडक्शन बताए थे, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत, उसी से जो है ना प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी में करंट ऐसे इस तरह से आता है, आउटर सरफेस से ऐसे होता है। तो जब हम लोग कोर में करंट देते हैं ना तो क्या होता है, चूँकि कोर नरम लोहा का बना होता है, इसमें एक बार जो है ना ये मतलब समझिए ना कि एक तरह से एक बार चुंबकीय होगा, एक बार जो है ना अनुचुंबकीय होता है, मतलब कि डाई मैग्नेटिक होता है। तो एक बार चुंबकीय होगा, तो मान लीजिए एक बार जब जो है इसमें चुंबकीय गुण आएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो है ना गति दूसरी तरफ हो जाएगा। दूसरी बार क्या होता है कि इसमें एक तरह से मान लीजिए कि चुंबकीय गुण खत्म हो गया, तो जब खत्म होता है यानी अनमैग्नेटिक आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो है ना गति जो है ना दूसरे दिशा में हो जाएगा। यानी एक बार चुंबकीय हुआ, एक बार अनुचुंबकीय यानी चुंबकीय गुण खत्म हुआ, तो दोनों बार क्या होता है, एक बार इलेक्ट्रॉन का दिशा इधर, एक बार इलेक्ट्रॉन का दिशा इधर। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में आपसी टकराव होता है, जिससे एक तरह से इसमें ना प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ना हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस को हम लोग दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय आता है कि आप कोर को नरम लोहा का न बना के हम इसे सिलिकॉन स्टील का बना देते हैं। अब इसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि सबसे अच्छा क्वालिटी का जो है ना कोर कौन सा होता है, नरम लोहा का तो सिलिकॉन या सिलिकॉन स्टील का। तो आप नरम लोहा का मत मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा, वहाँ मारिएगा आप क्या, सिलिकॉन स्टील का सबसे बेस्ट होता है। जैसे बोलते हैं ना कि जो कंडक्टर होता है ना चालक, उसमें सबसे अच्छा होता है चांदी का, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है और चालकता बहुत ज़्यादा होता है। सेम उसी तरह जो है ना सबसे अच्छा क्वालिटी का जो आता है ना कोर,
वो होता है सिलिकॉन स्टील का। नरम लोहा मत मार दीजिएगा, नरम लोहा जनरल होता है। तो आप हिस्टैरिसीस लॉस को समझ लिए, इसको कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। अब इसी में आता है एक ईडी करंट। आपको ईडी करंट बता भी दिए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भंवर धारा, यानी उसी को ईडी करंट। यानी जो मेन करंट है ना, उसी से जो है ईडी करंट बनता है, यानी कुछ खाली जगह पे। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हम लोग ऑयल भरते हैं ताकि ईडी करंट कम हो। उसके बाद से आपको बताए थे कोर में हम लोग ना 2 लेमिनेशन ई और आई के बीच में हम लोग बर्निश लगाते हैं ताकि जो है ना खाली जगह भर जाए। इसके बावजूद भी क्या होता है, कुछ ना कुछ जगह खाली बच ही जाता है। अब उस खाली जगह में जो है ना, आप देखिए कितना भी आप किस चीज़ को भरिएगा तो 100% तो काम करेगा नहीं, 98% में काम किया, 2% तो बच गया। अब 2% में क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ हानि या लॉस हो जाएगा, एंटी हो जाएगा, साइड इफेक्ट। तो वही होता है ईडी करंट। क्या होता है, ये सारे चीज़ करने के बाद से भी जो है ना कुछ ट्रांसफार्मर में खाली जगह बच जाता है। अब इस खाली जगह बचेगा तो वही हो जाएगा, भंवर धारा फिर से उत्पन्न हो जाएगा। तो कुछ कुछ क्या होते हैं कि भंवर धारा इसमें उत्पन्न होते रहता है। देखिए, आप किसी भी चीज़ को 100% सही नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मतलब इसमें इधर उधर होकर करेगा। तो कुछ ईडी करंट में भी क्या होते हैं, लॉसेज होता है, जिसको ट्रांसफार्मर लॉस के नाम से जानते हैं। अगला इसमें आता है ना कॉपर लॉस। देखिए, कॉपर लॉस को हम लोग बोलते हैं ओमिक लॉस, क्योंकि ओम नामक साइंटिस्ट ने बताया था। जिसे फिजिक्स में आपको बताया जाएगा करंट वाला चैप्टर में। ओम साइंटिस्ट, उनका नाम है पूरा जॉर्ज साइमन ओम, वो जर्मनी के थे। वो बताए थे ना कि देखिए, कोई भी चालक होता है ना, जिससे बिजली जो है ना पास करता है, उसमें एक तरह से क्या है, रेसिस्टेंस होता ही है, चाहे किसी में कम हो चाहे किसी में ज़्यादा हो। तो आपको भी पता है कि जो कोर में हम लोग वाइंडिंग करते हैं, इसमें हम लोग ना कॉपर का यूज करते हैं। तो कॉपर में भी तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता ही है। ऐसा थोड़ा कि रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो अति चालक हो जाएगा, सुपर कंडक्टर। तो कोर के वाइंडिंग वाले जो कॉइल वाला वायर होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, जिसे हम लोग ना ओमिक लॉसेज कहते हैं। क्योंकि रेसिस्टेंस होगा तो क्या करेगा, करंट का अपोज करेगा, यानी करंट को लॉसेज करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस या ओमिक लॉस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों याद रखिएगा। ये क्या है, आयरन लॉस। ये दोनों मिलकर क्या होता है, आयरन लॉस, ईडी और हिस्टैरिसीस। क्योंकि ये होता कहाँ पे है, इसी कोर में ना होता है। और कोर बनता कैसा है, जनरली नरम लोहा से बनता है, एक तरह से लोहा यानी आयरन लॉस है। तो लोहा यानी समझ लिए दो तरह से, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट से लॉस होता है। और कॉपर लॉस जो है ना, वो चालक के प्रतिरोध की वजह से होता है, जिसको ओम नामक साइंटिस्ट ने बताया था। अगला इसमें है स्ट्रेस लॉसेज। देखिए, इसमें है क्या, ड्यू टू लीकेज ऑफ क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें याद रखिएगा, मैग्नेटिक इसमें लिख नहीं किया है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि देखिए, जब आप कोर को वाइंडिंग करते हैं ना, कोर के ऊपर वाइंडिंग, तो ये तार को हम लोग डायरेक्ट नहीं लपेट देते हैं। इसके ऊपर जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक ना इंसुलेटर मटेरियल का प्रयोग करते हैं, जिसको पेपर शीट के नाम से जाना जाता है। यानी 2 कॉइल के बीच में हम लोग ना, 2 लेयर के बीच में ना कागज का जो है ना शीट, उसका यूज करते हैं, जो इंसुलेटर का काम करता है। तो जब मान के चलिए किस कॉइल में हम लोग ना पेपर लगाएंगे, शीट लगाएंगे, इंसुलेटर, तो कुछ ना कुछ तो खाली जगह बच जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, वो लीकेज करेगा, मतलब कि एक तरह से ना समझिए लॉसेज में आएगा। इसी को बोला जाता है स्ट्रेस लॉसेज। तो स्ट्रेस लॉसेज जो है वो किससे हो जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल यानी पेपर शीट की वजह से, जो कॉइल के 2 लेयर के बीच में हम लोग लगा देते हैं ताकि वो एक दूसरे के संपर्क में ना आए। तो ये हो गया स्ट्रेस लॉसेज। अगला इसमें आता है लास्ट, डाई इलेक्ट्रिक लॉसेज। देखिए, डाई इलेक्ट्रिक लॉसेज क्या है, बहुत आसान है। आप इसमें इस ट्रांसफार्मर में जो है ना, जितनी भी चीज़ें रखे हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें रखा गया है, इसी में रखे हैं हम लोग पेपर शीट, उसी में जो है ना ऑयल भरे हैं। तो जितना भी आप इसमें ना इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक लॉस क्या होते हैं, जितने भी आप ट्रांसफार्मर में जो है ना आप भरे हैं क्या, इंसुलेटर मटेरियल, जैसे ऑयल है ईडी करंट को कम करने के लिए, या एक कॉइल के बीच में हम लोग ना इंसुलेटर पेपर का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी इंसुलेटर मटेरियल है, उससे वजह से क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक लॉसेज। 100% तो कोई काम करेगा नहीं। आप अक्सर देखते होंगे ना कि जब ट्रांसफार्मर ना चालू रहता है ना, तो आप जाके पास में सुनिएगा ना, तो उसका साउंड आता है, वो करके आता है साउंड। आप पास समझ जाइएगा, नहीं तो करंट मार देगा। तो उस साउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटो स्टिक्शन साउंड। मैग्नेटो स्टिक्शन साउंड ये किसके वजह से होता है, चुंबकीय आकार में परिवर्तन। क्योंकि कभी करंट का ज़्यादा स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, जिसके वजह से चुंबकीय आकार में परिवर्तन की वजह से मैग्नेटो स्टिक्शन साउंड निकलता है, जिसमें साउंड जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो करते से रहता है। बात समझ जाइएगा, करंट मार देगा। ये भी क्या एक तरह से ट्रांसफार्मर में लॉसेज है। तो ओवरऑल आप जो है ना ट्रांसफार्मर के लॉस के बारे में समझ लिए। आप वैसे एक बार रिपीट कर लीजिए। ट्रांसफार्मर में मेन जो है ना 4 तरह का लॉसेज है। पहला आयरन लॉस, इसी को बोलते हैं कोर लॉस यानी लोहा हानि। ये 2 तरह से, हिस्टैरिसीस और एडी करंट। दूसरा होता है ओमिक या कॉपर लॉस, जिसको बोलते हैं ताम्र हानि।
तीसरा होता है स्ट्रेस लॉस, जिसकी वजह से होता है ये लीकेज इन मैग्नेटिक फ्लास्क। चौथा होता है डाई इलेक्ट्रिक लॉसेज, और ये पांचवा बहुत छोटा है मैग्नेटो इंस्ट्रक्शन साउंड, ये हुनहुनाना रहता है, उसे बोलते हैं मैग्नेटो इंस्ट्रक्शन साउंड। आई होप आप इस वीडियो में ट्रांसफार्मर में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझ लिए होंगे। अगर इसके बाद से आपके मन में कोई भी डाउट हो इस ट्रांसफार्मर टॉपिक से तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई जो है ना नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।